नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बाजार मार्केट। बड़ा ही सिंपल शब्द है और बड़ा ही इसका आसान सा अर्थ है। हम किस स्थान को बाजार कहते हैं? जहां पर हमारी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वह हमें मिल जाती हैं, जिसका कि हम खरीद फरोख्त कर सकते हैं। जो हमारी आवश्यकता की वस्तुएं उन्हें हम खरीद सकते हैं, और जो हमारी आवश्यकता की वस्तुएं नहीं हैं, या फिर हम ये कहें कि जो हमारी उत्पादक वस्तुएं जिनका हम निर्माण करते हैं, जहां पर उन्हें हम बिक्री कर सकते हैं, उस स्थान को हम बाजार कहते हैं। तो साधारण बोलचाल की भाषा में हम बाजार उस स्थान को कहते हैं जहां पर क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं, आपस में प्रतियोगिता करते हैं और विनिमय करते हैं। अब क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं? जो वस्तुओं को खरीदते हैं उन्हें हम क्रेता कहते हैं, और जो वस्तुओं की बिक्री करते हैं उन्हें हम विक्रेता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमें घर पर किसी वस्तु की आवश्यकता है, किसी चीज़ की आवश्यकता है, जैसे हमें सब्जी खरीदना है तो हम बोलते हैं हमें मार्केट जाना है। कोई वस्तु खरीदना है, जैसे कपड़े खरीदना है, तो बोलते हैं कि हमें मार्केट जाके कपड़े खरीदना है। तो कपड़ा बाजार, सब्जी बाजार या फिर अनाज मंडी, ये सब क्या है? एक विशेष स्थान है जहाँ पर कि उस विशेष वस्तु की क्रेता और विक्रेता होते हैं और विनिमय करते हैं। अब लेकिन अर्थशास्त्र में यदि हम देखें तो बाजार शब्द का एक व्यापक सा अर्थ होता है, बड़े स्तर पर उसका प्रयोग किया जाता है। किसी विशेष स्थान के लिए हम बाजार नहीं कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या समझते हैं, इसका अर्थ समझते हैं कि बाजार शब्द का अर्थ क्या होता है। अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता एवं विक्रेता फैले होते हैं तथा आपस में प्रतियोगिता करते हैं। अब ये प्रतियोगिता शब्द यदि हम देखें तो प्रतियोगिता क्या होती है? जहां पर कि किसी एक, जैसे कि कोई कार्य है, जैसे कि रनिंग, मान लीजिए रनिंग हो रही है, तो वहां पर प्रतियोगिता होती है कि जो पहले पहुंचेगा एक निश्चित स्थान तक या निश्चित रेखा तक, तो वो विनर होगा। तो वो क्या होती है? एक प्रतियोगिता होती है। अब बाजार में प्रतियोगिता किस प्रकार की होती है? देखिए, बाजार में एक जो उत्पादक होता है, जो विक्रेता होता है, वह अपनी वस्तु को उच्चतम कीमत पर बेचना चाहता है, और जो क्रेता होता है, खरीदने वाला जो होता है, जो खरीदार होता है, वह निम्नतम कीमत पर खरीदना चाहता है। अब कोई यदि जो विक्रेता है वह अपनी वस्तु को उच्चतम स्थान पर बेचना चाहता है, ऊंची कीमत पर बेचना चाहता है, तो वो उसके लिए प्रतियोगिता करता है, और जो क्रेता होता है वह निम्नतम कीमत पर खरीदने के लिए प्रतियोगिता करता है। तो एक प्रकार से क्या होती है, वहां पर एक प्रतियोगिता बनी रहती है। तो उसी चीज को, या हम ये कहें कि उसी स्थिति को जहां पर कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिलती है, उस कीमत पर खरीदने के लिए जो तत्परता दिखाता है, उसे हम प्रतियोगिता कह सकते हैं। तो बाजार क्या होता है? अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से होता है जहां पर क्रेता और विक्रेता होते हैं, किसी विशेष स्थान से नहीं। अब देखिए, जैसे कि हमारे लोकल एरिया में यदि हम देखते हैं तो बाजार लगते हैं, जहां पर एक दिन निश्चित होता है कि निश्चित या रविवार को बाजार लगेगा, या सोमवार को बाजार लगेगा, या फिर मंगलवार को बाजार लगेगा। तो वो एक निश्चित स्थान होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्थानीय बाजार। लेकिन यदि अर्थशास्त्र में हम देखें तो जो बाजार शब्द है वह वस्तु विशेष का या फिर सभी वस्तुओं का क्या होता है? उसका व्यापक स्थान होता है, व्यापक क्षेत्र होता है। किसी एक स्थान को हम बाजार नहीं बोल सकते। जैसे कि देखिए, कभी आपने न्यूज में पढ़ा हो कि अभी जो लोहे का बाजार है, लोहे का मार्केट है, वह मंदा चल रहा है, लोहे का धंधा जो है वह मंदा है। या फिर ये कहें कि सोने का जो बाजार है वह गिरा हुआ है, या फिर चांदी का बाजार अभी ऊपर उठा हुआ है। इस प्रकार के शब्द आपने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, न्यूज़ चैनलों पर सुने होंगे। तो ये क्या है कि पूरे व्यापक क्षेत्र जहां जहां पर भी उसके क्रेता एवं विक्रेता पाए जाते हैं, उस समस्त क्षेत्र को हम बाजार कहते हैं। किसी एक स्थान को हम बाजार नहीं कह सकते। तो ये क्या है? पूरे समस्त क्षेत्र को बाजार कहा जाता है। अब इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा ले लें। परिभाषा मैंने चैपमैन की ली हुई है। तो चैपमैन के अनुसार परिभाषा क्या दी हुई है? बाजार किसी स्थान को नहीं बतलाता, मतलब किसी विशेष स्थान को नहीं बतलाता कि वह स्थान बाजार है। वह वर्ण वह किसी वस्तु अथवा वस्तुओं
तथा उनके ग्राहक और विक्रेताओं की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? जहां पर भी किसी भी स्थान पर भी उस वस्तु के विक्रेता एवं क्रेता है उसकी ओर इंगित करता है, जो एक दूसरे के साथ सीधी प्रतियोगिता करते हैं। सीधी प्रतियोगिता मतलब कि उत्पादक अपनी वस्तु को अधिकतम कीमत पर बेचना चाहता है और जो ग्राहक है, जो क्रेता है, वह निम्नतम कीमत पर उसको खरीदना चाहता है। तो ये प्रतियोगिता रहती है। अब ये तो हो गया बाजार शब्द का अर्थ, कि बाजार शब्द का अर्थ क्या होता है। अब इसकी यदि हम विशेषताओं की बात करें कि बाजार की विशेषताएं क्या होती हैं, तो देखिए, बाजार का संबंध एक वस्तु से होता है। किसी भी वस्तु के लिए हम मार्केट बोल सकते हैं कि ये उस वस्तु का मार्केट है। कार का मार्केट, सोने का मार्केट, चांदी का मार्केट, लोहे का मार्केट, सब्जी मार्केट। जैसे सब्जी मार्केट को अधिकतर हम सब्जी मंडी कहते हैं। अनाज जहाँ क्रय विक्रय होता है उसको अनाज मंडी कहते हैं। जहाँ पर लोहे की खरीदारी और बिक्री की जाती है उसको लोहा बाजार कहते हैं। इस प्रकार से विशेष वस्तु का इससे संबंध होता है। बाजार का संबंध एक क्षेत्र से है, ना कि किसी स्थान से। ठीक है, किसी स्थान विशेष से इसका संबंध नहीं होता। जहां पर भी किसी भी स्थान पर उस वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता पाए जाते हैं तो उस क्षेत्र को, उस समस्त क्षेत्र को बाजार कहा जाएगा। इसके बाद बाजार में क्रेता एवं विक्रेता का होना आवश्यक है। यदि कहीं पर मान लीजिए विक्रेता तो है लेकिन वहां पर उसका कोई खरीदार नहीं है तो उस स्थान को हम बाजार नहीं कह सकते। बाजार किस स्थान को कहा जाएगा? जहां पर उस वस्तु का क्रेता भी होगा और विक्रेता भी होगा, मतलब बेचने वाला भी होगा और खरीदने वाला भी होगा, तभी उस स्थान को हम बाजार कह सकते हैं, उस क्षेत्र को बाजार कह सकते हैं। क्रेता एवं विक्रेता के बीच निकट संपर्क होगा तभी तो विनिमय होगा। यदि विनिमय संकट जो है संपर्क नहीं होगा तो विनिमय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो निकट संपर्क होना चाहिए। एवं प्रतियोगिता, किस चीज की प्रतियोगिता? जो उत्पादक है उसे बेचने की प्रतियोगिता करना है कि वह अपनी जो वस्तु है उसे उच्चतम कीमत पर बेचे। दूसरा उत्पादक है वो भी ये सोचेगा कि मेरी वस्तु उच्चतम कीमत पर बिके। लेकिन जो क्रेता है वह क्या सोचता है कि मैं कम से कम कीमत पर इसे खरीदूं, और दूसरा कोई क्रेता है तो वो भी क्या सोचेगा कि मैं भी इसे कम से कम कीमत पर खरीदूं। तो दोनों के बीच निकट संपर्क होना चाहिए और प्रतियोगिता होना चाहिए ताकि वस्तु की समान कीमत बनी रहे। अब ये समान कीमत बनी रहे, ये हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कीमत सिद्धांत पढ़ा हुआ है कि कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है। देखिए, जिस वस्तु की जितनी अधिक मांग होगी उस प्रकार से उसकी कीमत का निर्धारण हो जाता है। अब कोई उत्पादक यदि ये सोचता है कि मुझे अपनी वस्तु अधिक बेचनी है तो वो क्या करता है? कीमत को कम से कम करने का प्रयास करता है, जिससे कि उसकी कीमत कम रहेगी तो मांग अधिक रहेगी, कीमत अधिक होगी तो मांग कम हो जाती है। तो अपनी लागतों को कम करने का प्रयास करता है जिससे कि कीमत कम रहे और उसकी वस्तु की बिक्री अधिक हो। तो ये ताकि वस्तु की जो कीमत है वह बनी रहे, इस प्रकार की प्रतियोगिता मार्केट में चलती रहती है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। तो इन चारों विशेषताओं को याद रखना है, उसके अर्थ को याद रखना है। आज की क्लास में हम इतना ही समझेंगे। इसके बाद देखिए बाजार के प्रकार। तो बाजार के जो प्रकार हैं उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्रतियोगिता के आधार पे, दूसरा समय के आधार पे और तीसरा क्षेत्र के आधार पे। आज हम केवल इनके नाम देखेंगे कि किस किस क्षेत्र में इनको बांटा गया है। अगली क्लास में हम एक एक करके सभी बाजारों को समझेंगे कि भाई किस बाजार में क्या होता है। जैसे यदि हम प्रतियोगिता के आधार पर देखें तो इसमें भी 3 प्रकार हैं किसके? बाजार के। एक तो होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का हम यदि साधारण सा अर्थ ये समझें कि एक किसी समरूप वस्तु के कई सारे उत्पादक रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता होती है। समरूप वस्तु जैसे कि मान लीजिए टमाटर है, मार्केट में टमाटर बिकने के लिए आता है, आप टमाटर खरीदने के लिए जाते हो तो ये नहीं सोचते हो कि किस किसान के द्वारा उगाया गया है। वहां पर क्या है? जो वस्तु है वह समरूप है।
आप वहाँ पर नहीं सोचोगे कि किस किसान ने इसका उत्पादन किया है, मैं उसी के टमाटर खरीदूंगा। आप सिर्फ क्या देखते हो कि मुझे टमाटर खरीदना है, उसके उत्पादक कई रहते हैं, कई सारे किसान उसका उत्पादन करते हैं, तो वहाँ क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है। कोई एक किसान टमाटर की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। एकाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार क्या होता है, जहां पर किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक होता है, उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल का जो उत्पादन है वह सरकार करती है, उत्पादन यदि पूरा नहीं कर पाती है तो फिर विदेशों से आयात करती है। तो पूरा जो निर्धारण है वह सरकार के अंडर में रहता है कि कितनी बिक्री करना है, कितनी कीमत पर बिक्री करना है, सब कुछ सरकार के अंडर में रहता है। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा जो जिसको ये अनुमति दी जाती है, जिस कंपनियों को ये अनुमति दी जाती है, उनके द्वारा किया जाता है। जैसे कि इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, ये किसके अधिकार में है, सरकार के अधिकार में है। तो ये किसके पास है, ये किस प्रकार का बाजार होता है, एकाधिकार बाजार। आगे हम सभी को विस्तृत रूप से समझेंगे, आज केवल परिचय हम ले लेते हैं। तीसरा होता है अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता में देखिए, उत्पादक तो कई सारे होते हैं और जो वस्तुएं रहती हैं उनमें भी एक रूपता नहीं पाई जाती। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु एक रूप होती है, समरूप होती है, जैसे कि हमने टमाटर का उदाहरण लिया। एकाधिकार में एक ही व्यक्ति के पास अधिकार होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, जैसे वस्तुएं तो एक ही हैं, चीज एक ही है, लेकिन हर जो वस्तु है उसकी गुणवत्ता अलग होगी, पैकिंग अलग होगी। जैसे कि हम नहाने का साबुन देखें तो नहाने के साबुन के कई सारे उत्पादक हैं, लक्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, निरमा हो गया, इसके बाद कई सारे डव हो गया, ये इस प्रकार के कई सारे उत्पादक होंगे। लेकिन यदि हम देखें तो सबकी कीमत भी अलग होगी, सबकी क्वालिटी भी अलग होगी, सबकी पैकिंग भी अलग होगी, हर चीज़ क्या होगी, अलग होगी। तो इसमें क्या होती है, अपूर्ण प्रतियोगिता रहती है। अपूर्ण प्रतियोगिता मतलब कि हर जो उत्पादक है वह अपनी वस्तु को बिक्री अधिक करना चाहता है, अलग रूप से उसका प्रचार प्रसार करता है। आगे हम इसमें भी विस्तार से समझेंगे। अब जो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, एकाधिकृत प्रतियोगिता, द्वाधिकार प्रतियोगिता बाजार और अल्पाधिकार प्रतियोगिता बाजार। इन सबको हम विस्तार पूर्वक अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, तो इनका अभी हमें नाम ध्यान रखना है। जो प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को बांटा गया है तीन भागों में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ये तीन प्रकार हुए। इसके बाद जो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, एकाधिकृत प्रतियोगिता, द्वाधिकार और अल्पाधिकार। ठीक है, इसके बाद देखिए समय के आधार पर देखना है। अब समय के आधार पर समय हम किस प्रकार से मापते हैं, कम समय या फिर अधिक समय। तो यहाँ पर देखिए अति अल्पकालीन बाजार, जो बहुत कम समय के लिए हो। अब इसमें कॉन्सेप्ट लिया जाता है पूर्ति का। पूर्ति का मतलब किस प्रकार से, पूर्ति हम किस प्रकार से करते हैं, बहुत कम समय में हम पूर्ति में परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अल्पकाल में थोड़ा सा परिवर्तन हम कर सकते हैं, केवल श्रम में परिवर्तन करके। दीर्घकाल में हम बहुत अधिक परिवर्तन कर सकते हैं क्योंकि हमें लंबा समय मिल जाता है। अति दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो हम नई फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। तो उसी के आधार पर यहाँ पर बाजारों का निर्धारण किया गया है, इनको भी हम विस्तार से समझेंगे। अगला है क्षेत्र के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण। क्षेत्र के आधार पर देखिए स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार कैसे होते हैं, जो कि मान लीजिए जैसे कि आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में यदि कहीं लगता है कि संडे को आपके मान लीजिए एरिया में बाजार लगता है, जहां पर जो दुकानदार हैं वह अपने घरों की दुकानों से सामान निकालकर एक निश्चित एरिया में क्या करते हैं, दुकान लगाते हैं एक निश्चित समय के लिए, मतलब निश्चित दिन के लिए। जैसे कि रविवार हो गया, शुक्रवार हो गया, किसी भी दिन बाजार लगता हो, तो उस प्रकार के बाजार को हम बोलते हैं स्थानीय बाजार। और अब या फिर इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि कोई वस्तु है और वह एक सीमित क्षेत्र में उसकी बिक्री की जाती है, उसके ग्राहक जो है वह सीमित क्षेत्र में ही है, तो उसको बोलते हैं स्थानीय बाजार। अब जैसे मान लीजिए जैसे कि एक चूना फैक्ट्री है,
चूना फैक्ट्री जो उत्पादन करती है, चूने का निर्माण करती है, वह निश्चित क्षेत्र में ही बेचती है, अपने ज़िले में ही बेचती है, तो उसको हम स्थानीय बाजार कह सकते हैं। अब इसी प्रकार देखिए प्रादेशिक बाजार। प्रादेशिक बाजार किस प्रकार के होते हैं? जो कि प्रांतीय स्तर पर करते हैं। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसके जो क्रेता और विक्रेता एक प्रदेश में फैले हुए हैं, तो उसको बोलते हैं प्रांतीय बाजार। इसी प्रकार कोई वस्तु है, उस वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता पूरे देश में यदि पाए जाते हैं, मतलब पूरे देश में उस वस्तु का क्रय विक्रय होता है, तो उससे बोलेंगे हम राष्ट्रीय बाजार। अब उसी वस्तु का क्रय विक्रय यदि हम एक देश से लेकर दूसरे देश में भी करते हैं, मतलब अपने ही देश के साथ साथ दूसरे देश में भी उस वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो ये सारे क्या हैं? बाजार के प्रकार, तो इन्हें हमें ध्यान रखना है। तो आज हमने क्या क्या समझ लिया है? एक तो बाजार शब्द का अर्थ समझ लिया है, परिभाषा चैपमैन की ली हुई है। इसके अलावा आपकी जो पुस्तक है उसमें कई सारे अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं हैं, तो वो भी आप देख लेना। लगभग परिभाषाएं सभी समस्त हैं, लेकिन जो बेस्ट परिभाषा मुझे लगी वो है चैपमैन की परिभाषा, इसलिए उसको मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो इसके बाद 4 इसकी विशेषताएं हैं, बड़ी सिंपल विशेषताएं हैं, जो यदि परिभाषा हमने समझ ली तो इसकी विशेषताओं को हम आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद बाजार के प्रकार, ठीक है, बाजार के प्रकार के अभी जो प्रकार हैं उन्हें तो हमने समझ लिया है। अब एक एक करके हम सभी जो प्रकार हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो एक क्लास में हम एक बाजार पर चर्चा करेंगे कि वह बाजार क्या होता है। जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, पहले हम समझेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है। अभी तो हमने आसान भाषा में समझ लिया है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, जहां पर किसी एक वस्तु के कई सारे उत्पादक होते हैं और कोई एक उत्पादक उस वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, वह होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इस प्रकार से हम एक एक करके सभी बाजारों को समझेंगे, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, क्या उसका महत्व होता है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।